हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तवा, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज और जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी अब हो चुका है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आल्या। हम अभी देख रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का सीरीज, जिसमें हम पहले तीन पार्ट्स देख चुके हैं। पहले में हमने इंट्रोडक्शन देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सेकंड में एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस देखे, थर्ड में हमने रिसर्च रिव्यू किया और सिलेबस रिव्यू किया, और हमने देखा उसमें मोटिवेशन इन रिसर्च। मोटिवेशन ऑफ इन रिसर्च में मैं आपको फिर थोड़ा ऐड करना चाहूंगी इस वीडियो में, जो बेसिकली हमारा है टर्मिनोलॉजीज पर। बट जरा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि मोटिवेशन में हमने जनरल डिस्क्रिप्शन तो लास्ट क्लास में देख लिया था, बट कुछ स्पेसिफिक टर्म्स छूट गए थे जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस, रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, जिनको आप सिर्फ ये स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके आप लिख ले सकते हैं। इसमें हिस्ट्रीज हैं, बाय नेम्स ऑफ साइंटिस्ट्स हैं जिनके द्वारा मोटिवेशन रिसर्च को कंसिडर किए गए हैं। एंड फोर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल रिसर्च है। पहला है इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक, तीसरा है पर्सनल एंड चौथा है इंटरपर्सनल। सो एक्सट्रिंसिक जो बाहरी फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, रिसर्च के लिए मोटिवेट करते हैं, लाइक इंटरेस्ट, चैलेंज, लर्निंग, मीनिंग, पर्पस, क्रिएटिव फ्लो एक्सेट्रा। एक्सट्रिंसिक है जो बाहर से आपको मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए आपको जिसमें इंक्लूड होता है मनी, फेम, अवार्ड, प्रेज, स्टेटस, आपके जॉब के कंडीशंस एक्सेट्रा। देन पर्सनल मोटिवेशन जो आपका अपना इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से है, दैट इंक्लूड्स power, harmony, achievement, generosity, public recognition, authenticity. That are the internal qualities of yourself. आप you as a person. जबकि कुछ इंटरपर्सनल मोटिवेशंस भी हैं, दैट इज अफेक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग में जो पर्सन्स हैं उनसे अफेक्टेड होकर के आप कॉपीइंग, रिबेलियन, competition, collaboration, commitment, encouragement. So we are not going into the much details of motivation and research, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सच अगर आप देखिए तो आपको लग सकता है कि इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, बट ये टर्म्स जैसा हमने पहले तीन वीडियोस में भी देखा, कई बार वेरिएबल्स आया, कई बार पॉपुलेशन आया, कई बार डाटा एनालिसिस आया, कई बार सैम्पलिंग आई, कंक्लूजन आया। तो एक चीज जो मैंने पहले भी आपको बताया कि रिसर्च एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी है, प्लान्ड स्टडी है, जिसको दो ब्रॉडर कैटेगरी में हम बांट सकते हैं फॉर कंसाइज डेफिनेशन, कि इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी, जिसमें आप पहला पार्ट है इसका सिस्टमेटिक लर्निंग, जो इंक्लूड करता है बहुत सारे मेथोडोलॉजीज, consequences, स्टेप्स। और दूसरा है गैदरिंग ऑफ नॉलेज या कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, जिसके बेसिस पे आपका थ्योरी बनेगा या आपका प्रपोजल ऑफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मिलेंगे, हिडन ट्रूथ मिलेगा। तो ये पूरी चीज को जानने के लिए एक सीरीज ऑफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक बहुत सारे 25 टर्म्स हैं, जिनको एक वीडियो में मैंने बना तो लिया है, बट वो बहुत लंबा हो गया है एज यूजुअल पहले की तरह, तो मैं उसे लास्ट में डाल दूंगी। बट अभी मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझने के लिए तीन वीडियोस इसके बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक सेम प्रेजेंटेशंस में एक एक करके आपको तीन वीडियोस में कंसिडर करके फैक्ट्स को बताती हूँ, टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। स्टिल ये शॉर्ट ही होगा, क्योंकि अलग अलग वीडियोस, एक एक टर्म का अलग अलग वीडियोस बन जाएगा अगर आप उसे ठीक से समझना चाहें तो इसमें कुछ वीडियोस मैं जरूर कोशिश करूंगी बाद में, कि कुछ आपके जैसे वेरिएबल्स हो गए, पॉपुलेशन हो गया, सैंपल कलेक्शन हो गया, सैम्पलिंग हो गई, बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगे जिनको अलग से देखना जरूरी है। दैट वी विल सी लेटर। अभी हम एक बार शुरू करते हैं एक एक करके टर्म्स, एक एक दीज टर्म्स। और रिसर्च की डेफिनेशंस ऑलरेडी बहुत सारी मिल जा रही है, बट हर वीडियो में मैं कुछ और डेफिनेशंस आपके नॉलेज के लिए दे देती हूँ, जैसा आपको समझ में आए। बाय प्रोडक्ट रिसर्च इज द एक्टिविटीज that produce new data and theories representing increase in our understanding and knowledge of nature. That is by motivation, by goal, by standard of accountability. ये accountability, validity, reliability, ये सारे terms आएंगे आपके terminologies में. So let us come to the specific terms used in the entire research process. जो आप research का काम करेंगे, ये
ये हमेशा ध्यान में रखिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आप 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। पहला आपका यूजीसी का, नेट का, एमएससी का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, रिटन एग्जामिनेशंस हैं, सेमेस्टर एंड या मिड सेम एग्जामिनेशंस हैं, के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज हैं, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं। और दूसरा, आप रिसर्च के बारे में, अगर आप हायर स्टडीज में हैं, ये एमएससी का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है रिसर्च मेथोडोलॉजी, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड होंगे। तो जब आप रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज में जाइएगा तो तब आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, अगर आपको रिसर्च के अंदर करते क्या है, कैसे अपना नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए भी ये समझना आपको रिसर्च के टर्म्स बहुत जरूरी हैं। So let us come to the topic. Research is a scientific, systematic, controlled, orderly, and objective investigation to develop, refine, and expand the body of knowledge. Step by step पढ़ते हैं, controlled पढ़ते हैं, framework में डाल करके पढ़ते हैं, orderly manner में knowledge gain करते हैं, और सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, एक प्रपोजल स्टेटमेंट डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर उसके बारे में पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज को गैदर करते हैं। दैट इज रिसर्च। दैट बिगिंस विथ एब्स्ट्रैक्ट। बिगिंस मतलब एक्चुअली ये एब्स्ट्रैक्ट जब आप लिखेंगे अपने डिसर्टेशन में, अपने थीसिस में, कहीं भी, एब्स्ट्रैक्ट टर्म, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़, सारांश, संक्षेप में। पर इसे लिखा एकदम शुरू में जाता है, चाहे वो आपका थीसिस हो, थीसिस के लिए तो एक अलग से एब्स्ट्रैक्ट बनाया ही जाता है पूरी थीसिस की निचोड़ के लिए। बट इन जनरल भी आर्टिकल्स में, डिसर्टेशन प्रेजेंटेशंस में सबसे पहला पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें कुछ लिमिटेड वर्ड्स में 200 to 300 वर्ड्स में एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है। और दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ कंप्लीटेड रिसर्च intended to describe your work without going into great details. Abstract जब आपका पढ़ करके ये समझ में आ जाए पढ़ने वाले को कि पूरी आपकी थीसिस या पूरा आपका आर्टिकल क्या है, आपका उसमें टाइटल जो है, टाइटल तो ऑलरेडी आपको ऊपर लिखना होगा, जो प्रॉब्लम या स्टेटमेंट जो है उससे आपका एब्स्ट्रैक्ट कितना रिलेटेड है, और इस पूरे आपके प्रेजेंटेशन में आप क्या बताने जा रहे हैं वो समझ में आ जाए। दैट इज अ सक्सेसफुल एब्स्ट्रैक्ट। और आपके कहने का पूरा सार, जिसको निचोड़ कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड, कंसाइज, एक्सप्लेनिंग योर वर्क एज ब्रीफली एंड क्लियरली एज पॉसिबल. So, abstract in one line, a clear, concise summary that communicates essential information about study, generally located at the beginning of the publication. स्पेसिफिकली एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह कोई भी आर्टिकल पब्लिश कीजिए, डिसर्टेशन प्रेजेंट कीजिए, कोई सेमिनार में प्रेजेंटेशन कीजिए, पेपर प्रेजेंटेशन कीजिए, तो उसके सबसे पहले आपका उसमें एब्स्ट्रैक्ट आता है, और उसका एब्स्ट्रैक्ट की एंडिंग में कुछ की वर्ड्स आते हैं। सो दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट। देन कम्स द रिसर्च लिटरेचर रिव्यू। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे एक पूरा वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, रिसर्चर सिनॉप्सिस में, जिसको आप जा करके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से लेकर के, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रिसर्च लिटरेचर रिव्यू हम पहले भी देखे हैं कि रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च, रीफाइंडिंग। जो आपका प्रॉब्लम है उसके बारे में आप कुछ नया बना नहीं रहे हैं, जो नेचर में है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है कि आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो कुछ नया ही है, डेफिनेटली उस पर पहले भी काम हुए होंगे। रिसर्च विद दिस आल्सो वी हैव सीन कि रिसर्च इज द स्टोरी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट में आपके प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, आपके इश्यूज से, प्रॉब्लम मतलब द हेडिंग ऑफ योर वर्क, उस पर क्या क्या काम हुए हैं, पहले आप उसको जानिएगा, उसमें गैप फाइंड आउट कीजिएगा, उसके वीकनेसेस फाइंड आउट कीजिएगा, कि जो पुरानी आपका जो प्रपोजल स्टेटमेंट है उसके बारे में आप थ्रू द लाइब्रेरीज, थ्रू द सोशल मीडियाज, अब तो बहुत सारे इंटरनेट पे ही काफी कुछ अवेलेबल हो गया, बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल गो physically to the libraries and different institutions to collect the literature review, different पुराने काम, पहले जो काम किए गए हैं, और उसको जान करके उसमें से वीकनेसेस उसका फाइंड आउट करना, और प्रीवियस स्टडीज,
to justify the new investigations. अगर आप कुछ नया फाइंडिंग्स कर रहे हैं सेम टॉपिक पे, तो वो हो गया आपका रिसर्च का पार्ट. एंड दैट प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज इज यूज्ड टू फिल द गैप्स. गैप्स अगर हैं, वीकनेसेस हैं पास्ट में, उन्हीं को फिल करने का काम आपका रिसर्च करेगा. तो उस फिलिंग द गैप और शॉर्ट कमिंग ऑफ प्रीवियस स्टडीज इज द लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू के फिर से बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं. आई ट्राई कि मैं फिर से एक लिटरेचर रिव्यू पे एक शॉर्ट वीडियो दे सकूं आपको, ताकि आप जब लिटरेचर रिव्यू रिसर्च से जो रिलेटेड है, आपके यूजीसी एग्जामिनेशंस नेट और एमएससी के लिए इतना जानना काफी है कि लिटरेचर रिव्यू वो पार्ट है जिसमें आप अपने प्रपोजल स्टेटमेंट या अपने प्रॉब्लम के पास्ट में जितने सॉल्यूशंस बताए गए हैं उनको जानिए, उनमें शॉर्ट कमिंग्स फाइंड आउट कीजिए और उस कमी को पूरा करके अपनी फाइंडिंग्स को जस्टिफाई करने के लायक बताइए. So it enhances the credibility of your research project. That is literature review. Then comes another important term is research data. हम कई बार डाटा एंड डाटा एनालिसिस टर्म कई बार आया है इसके पहले के सारे वीडियोस में. कोई भी साइंटिफिक स्टडी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है विदाउट द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के टर्म्स में आप अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कीजिए. दैट इज डाटा प्रेजेंटेशन. Data consists of data collected during the study, including facts, figures, and statistics, and characteristics to explore relation between variables. इसी से related term आ जाएगा variables. Research में जितने भी terminologies आ रहे हैं, ये interconnected हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आपके आगे के जितना भी processing है research की, उसमें help करेंगे. इसलिए इनको समझना जानना बहुत जरूरी है. आप रिसर्च का आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट किया, सर हेडिंग फाइंड आउट की, और अब ये स्टेप वाइज ये सारे प्रोसेसेस आप उसमें परफॉर्मेंस है आपका. इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स आएंगे. वेरिएबल्स हम डिटेल्स में देखेंगे जिनमें कि डिफरेंट मेजर्स आते हैं जो वैरी करते हैं, इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, और उन टर्म्स को गैदर करने के लिए जो सर्वे करके स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट किए जाते हैं, फैक्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं, फिगर्स फाइंड आउट किए जाते हैं, वो ही कलेक्टिवली कहलाते हैं डाटा. सो डाटा कंटेंट्स टेक्सचुअल डाटा, कैलकुलेशंस, ऑडियो, इमेजेस. जो भी फैक्ट्स आपने गैदर किया है, कैलकुलेशंस किया है, इमेजेस कलेक्ट किया है, जहां आपने काम किया है उनके फैक्ट्स में उनके इमेजेस लिए हैं, फिगर्स बनाए हैं, ग्राफिक्स बनाए हैं, कुछ ऑडियोज जान बुक्स से पढ़ा है. टेक्सचुअल डाटा इज द रीडिंग फ्रॉम कलेक्शंस फ्रॉम द टेक्स्ट. सो ऑल दीज जितने भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस या फिगर्स आपने कलेक्ट किए हैं, ऑल दैट कम्स अंडर टेक्सचुअल डाटा, that rather come under data. The data is often saved on a computer to analyze and understand it later. आप इसे कंप्यूटर पे ही सेव कीजिएगा, कहीं तो प्रेजेंट कीजिएगा. तो प्रीवियसली हम जब कर रहे थे तब हम इतने कंप्यूटर savvy नहीं थे, अब भी उतने नहीं हुए हैं, तो हम सारा कुछ पेपर पेंसिल से ही कलेक्ट करते थे. और अब भी एडवाइजेबल मेरी तो सलाह यही है कि पहले बहुत अच्छे से पेन पेपर पे कलेक्ट कीजिए डाटा, समझिए, क्लैरिफाई कीजिए, एलाबोरेट कीजिए, फिर कंसाइज कीजिए, और तब उसे फीड कीजिए कंप्यूटर में आपके सेविंग के लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए, क्योंकि अब तो आपको सॉफ्ट कॉपी में ही प्रेजेंटेशंस देने हैं. बहुत सारे इसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं. The analysis leads to understanding the data and then presenting it to others. डाटा को जब कलेक्ट कीजिएगा तो डेफिनेटली रिलेटेड टर्म है डाटा एनालिसिस. सो इसीलिए पहले मैंने टर्म यूज किया था डाटा एंड डाटा एनालिसिस, फिर उसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा लंबा हो जा रहा था, तो मैंने दो टर्म्स बना दिए, रिसर्च डाटा एंड रिसर्च डाटा एनालिसिस. पहले डाटा को कलेक्ट कर लीजिए. डाटा कैन प्रेजेंट द एनालाइज डाटा इन पब्लिकेशन, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स. काफी ग्राफिकल मैनर में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, होलोग्राम्स के मैनर में प्रेजेंट किया जाता है, बहुत तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होती है. सो डाटा, and last we can say it is the units of information or statistics, facts, figures, general materials, evidence, knowledge collected during the investigation. जितने तरीकों से आपने कुछ भी फैक्ट, फिगर को जो भी कलेक्ट किया है जो हेल्प करेगा आपको
स्टडी करने में, आगे आपका रिसर्च को, आपके प्रॉब्लम प्रपोजल स्टेटमेंट को सॉल्व करने में, नॉलेज गैदर करने में, वो सब कुछ आ जाएगा डाटा में। और जब आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया तो उसे फिर उसके जो फिगर्स हैं उनको एनालाइज करना होगा, उसको स्टैटिस्टिकली उसको फिगर करना होगा, इनटू दैट इज कॉल्ड एज डाटा एनालिसिस। सॉरी। Data analysis is one of research terminology is used to sort, organize, sort मतलब sorting, pick up चुनना important facts को, important figures को, उनको organize करना, scrutinize करना is the data analysis that answers the research questions and draws conclusions. Final analysis के बाद ही आप किसी अपने conclusions पे पहुंचिएगा जिसके basis पे पहले हालांकि इससे रिलेटेड आपके assumptions होंगे, देन उसके बाद कल आपके डाटा एनालिसिस वगैरह करके फिर आपके हाइपोथेसिस बनेंगे और फिर उनकी डिफाइनिंग रीडिफाइनिंग होगी, वेरिएबल्स उसमें रिलेटेड आएंगे। वेरिएबल्स मतलब इंटर रिलेटेड मेजरमेंट्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे बट वैरी करते रहेंगे। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ड्यूरिंग द डाटा एनालिसिस। Data analysis helps in inspecting and analyzing the overall research data to answer the research questions. जब आप रिसर्च के लिए आपने प्रपोजल स्टेटमेंट सेलेक्ट किया या प्रॉब्लम सेलेक्ट किया तो साथ साथ एक आपने क्वेश्चनायर आपको प्रिपेयर करना होता है कि किन किन क्वेश्चंस का आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो वो उनको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आंसर करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो कलेक्शंस करेंगे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इम्प्रिंटेड होंगे, जो पेपर पेन से आप कलेक्ट करेंगे वो डाटा हो गया, और उनको कैसे एनालाइज करके रिजल्ट्स तक पहुंचिएगा वो हो गया डाटा एनालिसिस। देन कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पॉपुलेशन और यूनिवर्स इन स्टडी। यूनिवर्स का मतलब तो होता है ब्रह्मांड, पर रिसर्च के सेंस में यूनिवर्स का मतलब होता है द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडी, जो जिसको हम पॉपुलेशन भी कहते हैं। Population or universe is the entire set of individual facts selected for observation और पार्टिसिपेशन इन द स्टडी। जो आपने ब्रॉडर सेंस में जो जो एस्पेक्ट आपने चुना है, मान लीजिए कि आप रिवर्स पे रिवर की फिजिको केमिकल स्टडीज करने जा रहे हैं, या किसी रिवर की नेचर पे, रिवर में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें से फिशेस पे, मोलस्क पे, हम साइंस के टर्म में ही बात करें क्योंकि हम साइंस रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो आप किसी एक रिवर पे काम कीजिएगा या 2-3-4 रिवर पे काम कीजिएगा, एक साथ आप 100 रिवर आपकी सराउंडिंग्स में, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस स्टेट में है, जिस नेशन पे है, सारे रिवर्स पे काम नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपको फैक्ट्स कलेक्ट करना है रिवर से रिलेटेड, उनके पोल्यूशन के बारे में बात करना है, तो एक बार में आपके दिमाग में अब कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आप हैं वहां पे जितने रिवर्स हैं वो दिमाग में आएंगे। तो वो जो ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। अब उस पॉपुलेशन पर पूरे सारे रिवर पे जा जाके आप काम नहीं कर सकते हैं, तो आप कुछ पर्टिकुलर स्टेशंस चुनेंगे, आपके वर्किंग स्टेशंस होंगे, दैट दोज विल बी रेफर्ड एज सैंपल्स। तो वो पॉपुलेशन ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया। पॉपुलेशन में भी फाइनाइट, पॉपुलेशन में भी इनफाइनाइट। ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी मान लीजिए आप जिस एरिया में हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी सिटी में 4 रिवर्स हैं, जिनमें से किसी एक या 2 स्टेशन पे आप काम करेंगे, क्योंकि वो रिवर्स भी कई कई एरिया से होके निकलते हैं। पर्टिकुलर एक हमारे एरिया में जैसे मेरा रिसर्च वर्क था खरकाई नदी पे, तो खरकाई नदी एक बहुत ही लंबी नदी है जो कि निकलती है उड़ीसा से और कन्याकुमारी तक वन और अनदर वे पहुंचती है। तो आप अपने स्ट्रिक्ट में भी, हमारे अपने जमशेदपुर में भी वो बहुत उड़ीसा से शुरू हुई है, पूरा झारखंड को क्रॉस करती है। हर जगह तो हम काम कर नहीं सकते हैं। तो पॉपुलेशन में हमारा, मेरे रिसर्च का पॉपुलेशन हो गया द खरकाई रिवर और द रिवर्स, और भी जो 2-3 नदियां हैं हमारे एरिया में, जैसे स्वर्णरेखा रिवर हो गया, खरकाई रिवर हो गया, तो ये 3-4 रिवर्स को हम कलेक्ट कंसीडर कर सकते हैं एज द पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन अगर इनफाइनाइट है, मतलब कि पूरे रिवर्स, मेरे पूरे एरिया में जितने रिवर्स हैं, अब वो रिवर्स
इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत तो नहीं होंगे, कुछ तो नंबर होगा, बट चूंकि आप उसको कंसिडरेशन में नहीं ला सकते हैं तो उसको इनफाइनाइट लाइएगा। या आप 3-4 नदियों का कलेक्टिवली सैंपल कलेक्ट करेंगे, 3-4 नदियों पर काम करेंगे, तो वो इनफाइनाइट, वो फाइनाइट या फिक्स नंबर हो गए, डेफिनिट काउंटेबल नंबर हो गए, जिन नदियों पे आप काम करिएगा। तो इस तरह से पॉपुलेशन या यूनिवर्स इज द एंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल और फैक्ट, जो ब्रॉडर सेट सेंस में, जो ब्रॉडर या एंटायर सेट ऑफ पॉपुलेशन, जिस चीज पे आप काम करने जा रहे हैं उसका जो अवेलेबल सेट है वो हो गया पॉपुलेशन या यूनिवर्स ऑफ स्टडी। दैट मे बी फाइनाइट, दैट मे बी इनफाइनाइट, एंड उसमें से आप, उस पॉपुलेशन से आप अपने स्टडी के लिए, जैसा हम पहले भी देखते हुए आए हैं स्टूडेंट्स, कि रिसर्च की स्टडी बहुत वाइड स्पेक्ट्रम से शुरू होती है और नैरो उसको करते जाते हैं, अपने काम के लिए कन्फाइन करते जाते हैं। दैट विल वी विल सी इन रिसर्च प्रोसेस। जब इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे वो दैट विल बी रिसर्च प्रोसेस, उसमें हम देखेंगे नैरोइंग ऑफ द फैक्ट्स। सो नाउ द हमने पॉपुलेशन देखा, नाउ द सैंपल। सैंपल इज द एग्जैक्ट पोर्शन। मान लीजिए कि हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो हमने अपने एरिया में एक डेफिनेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्ट किया, 10,000 स्टूडेंट्स पे हमें काम करना है। दैट इज वेरी वास्ट। आप 10,000 स्टूडेंट्स पे काम नहीं कर सकते हैं। अपने आपके जितने जगह पे जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, वो आपके एरिया में 10 कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में 1,000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 10 कॉलेजेस तक पहुंच करके रिसर्च कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका पॉपुलेशन 10,000 का। अब उसमें से सैंपल्स आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो हर कॉलेज से 1,000 स्टूडेंट में आपने 300, मान लीजिए आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस आपके जो रिसर्च स्टेशंस होंगे वो लिमिटेड होते हैं जितना पे आप काम कर सकिए, क्योंकि आपका फ्रेमवर्क में टाइम की लिमिटेशन है, ड्यूरेशंस होती हैं। उस ड्यूरेशन में आपने तो बहुत सारे उसमें आपके पॉइंट्स होंगे जिन पे आपको स्टडी करनी है, तो आपने हर कॉलेज से 300 स्टूडेंट सेलेक्ट किए। तो 3 कॉलेजेस आपने सेलेक्ट किया फॉर सैम्पलिंग। तो टोटल नंबर हो गए 900 स्टूडेंट्स एंड सैम्पलिंग हो गई 3 स्टेशंस। सो सैंपल इज अ पार्ट और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का पार्ट हो गया। Participating in the study and sampling is in the technique or process for collecting samples. Samples वो हो गए जो confined number हैं, फाइनाइट नंबर हैं और फिक्स नंबर हैं, जो आपने पॉपुलेशन से कलेक्ट किया, दैट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसेट अगेन, सैंपल अगेन में बी ऑफ 2 टाइप्स। स्मॉल, जिसमें आपका फैक्ट्स लेस देन 30 है, नंबर में आप 30 से नीचे का जो आपने नंबर सेलेक्ट किए हैं, तो वो स्मॉल सैंपल हो गया। लार्ज सैंपल हो गया 30 और मोर। 30 या 30 से ज्यादा जब आपने नंबर में कलेक्ट किए हैं सैंपल्स, तो दैट विल बी द लार्ज सैंपल। और द टेस्ट फॉर स्मॉल सैम्पलिंग, जनरली स्पीकिंग, टी टेस्ट आर कैरीड। जो जिन टेस्ट को कैरी करते हैं 30 से नीचे के नंबर्स में, जो टेस्ट आगे करते हैं रिसर्च के इन्वेस्टिगेशंस के लिए, उनको कलेक्टिवली टी टेस्ट कहते हैं। और लार्ज सैंपल्स 30 और मोर सैंपल्स पर जो टेस्ट करते हैं उनको कलेक्टिवली जेड टेस्ट करते हैं फॉर लार्ज सैम्पलिंग। Then sample may be of various types, representative sample, population sample, अनेक तरह के samples होते हैं. So sampling again needs a separate video that we will see whether we can do or not. Then comes the sampling. Sample हो गया, कितने पर आप काम कीजिएगा. Next इसका part है sampling. Sampling is the process of selecting sample from target population to represent the entire population. जैसा हमने देखा था, पॉपुलेशन बहुत तरह के होते हैं, जिसमें जैसे कि टारगेट पॉपुलेशन हुआ, और भी कई तरह के पॉपुलेशंस होते हैं। दैट again is needed to be see in a separate video that we will see later. Population में जैसे one type of population जो ज्यादातर में काम में नॉर्मली वर्क में लाया जाता है, दैट इज टारगेट पॉपुलेशन। आपने एक टारगेट पॉपुलेशन को ध्यान में रखा है। टारगेट पॉपुलेशन को लेके जो काम आपने इमेजिन किया है, जो वर्किंग प्रोसीड्यूर डिसाइड किया है, उस टारगेट पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करके, उसको कहते हैं सैम्पलिंग।
So that is the process of selecting sample from target population to represent the entire population. पूरे population को result represent करने वाला के लिए आपने जो 300 students एक college से चुना, that is the target population. Total 900 का target population हो गया. 3 college आपने चुना, 300 students, तो 900 target population हो गया from the entire population. और ये target populations कि पर जो आप काम करेंगे, that is called as sampling. Sampling may be probability sampling, that is the selection of subjects or sampling units from a population using random procedures like simple random sampling, stratified random sampling. The non-probability sampling is the selection of subjects or sampling units from a population using non-random procedures like convenient sampling, purposive sampling. So as we have हम बार बार बता रहे हैं कि ये हर टॉपिक पे अलग से डिस्क्रिप्शन की जरूरत है. दैट इज द सैम्पलिंग itself requires a separate video to know its all facts. Then comes the search parameter and statistics. That is the parameters and statistical studies. Parameters non-calculated as it is in relation to population. जो आपने पॉपुलेशन इमेजिन किया है, जो जिस पॉपुलेशन एक आपने अजम्पशन किया है, एक एस्टिमेट किया है कि 10 कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट्स होंगे, तो उन पे जो आप सिस्टम्स उनके कैलकुलेशंस को जो इमेजिन किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर्स, मोस्टली नॉट कैलकुलेटेड एज विच मे बी यूज. बहुत ज्यादा अमाउंट में जिस पे काम करना संभव नहीं है, तो उसको कहते हैं पैरामीटर्स. और जिन पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स को एक्वायर करके जो सैंपल्स पे वर्क करिएगा, that is called as statistics. So statistics are related to sample and is calculated during research by different ways. So the statistics are the means to collect data that is practically done, that is practically calculated, whereas the parameters are the broader aspects जो आप सोच सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं कि इन मेथड से आपको काम करना है, पर वो कैलकुलेशन इन प्रैक्टिकल नहीं होगा. दैट आर द पैरामीटर्स, एंड अकॉर्डिंगली आर द पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स आर डन. So parametric tests are done when population may be imagined or estimated, though non-countable. तो जो लार्ज पॉपुलेशन का पर जो काम किया जाएगा, दैट इज द पैरामीटर्स, और उनका जो टेस्ट है, that are called as parametric tests on the basis of sample studies. उसके बारे में ज्यादा आप इमेजिनेशन में आएगा, आपके इमेजिनरी कैलकुलेशंस होंगे पैरामेट्रिक टेस्ट कि आप एक कंक्लूजन सैम्पलिंग टेस्ट करके उनके बेसिस पे रिजल्ट्स पे पहुंचिएगा. जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर assumed without an estimation. So non-parametric tests are, the parametric tests are done when population may be imagined. जब population आपका imagination में आ सकता है, जैसे 10,000 स्टूडेंट हैं, पर अगर उसी को हम पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने लगे, तो वो जो टेस्ट आपके आएंगे, दोज आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जो आपके इमेजिनेशन से बाहर हैं, जो एस्टिमेशन से बाहर हैं. So those are the non-parametric tests. Then comes the level of confidence and level of significance. So in terms of percentage, the level of जो आपने टेस्ट किए, उनको जब आप एक्सप्रेस कीजिएगा in terms of percentage, तो level of confidence can be known as how much confident you are in terms of percentage. मान लीजिए आपने काम किया है, आपके काम में कोई भी आप किसी रिवर पे काम कर रहे हैं पोल्यूशन के बारे में, तो आपके दिमाग में एक परसेंटेज में फिगर आएगा कि आपको 60% या 70% या 80% रिसर्च का रिजल्ट आपको क्लियरली मिल सकता है. तो वो होगा आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं कि इतना परसेंटेज आपका फिगरिस्टिक है, रियलिस्टिक है. और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बाकी के जो बच गए, जैसे सर 90% अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो 10% जो है, दैट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज वेयर परसेंटेज इज नॉट कंफर्म्ड. आप कॉन्फिडेंट नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो ये 10% रिजल्ट वेरिएबल हो सकता है, चेंज हो सकता है. सो दैट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. एंड then the precision limit, it is the limit between which the research results are expected to be, that is between 40 to 60%. 40 to 60% का जो लिमिट है,
ये एक इमेजिनरी आपने जो अपना रिजल्ट आप कंडक्ट करने जा रहे हैं उसमें 40 to 60% का आपने एक टारगेट फिक्स किया है, तो दैट इज द प्रिसीजन लिमिट। एक अपर लिमिट होगा, एक लोअर लिमिट होगा। अपर लिमिट 40% है, लोअर लिमिट सॉरी सॉरी अपर लिमिट होगा 60% और लोअर लिमिट है 40%। तो ये 40 to 60% के बीच है आपका प्रिसीजन लिमिट। सो with this then comes the research concept and conceptual framework. Again, I think it is going to be a long video, तो अभी हम यहाँ तक खत्म बस करते हैं, पर इस प्रिसीजन लिमिट तक इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये 8 to 10 टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट 2 वीडियोज में हम बाकी के और टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू like, share and subscribe the channel, which is completely free of cost, and press the bell icon। ईयरफोन या हेडफोन यूज कीजिए सुनने के लिए, ज्यादा ऑडिबल होगा। और कमेंट्स लिखिए और आपके क्या एडवाइसेस हैं और क्या आपको चाहिए, कैसा क्या प्रेजेंटेशंस चाहिए, वो आप कमेंट में दीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए समरी